हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स बीपीएससी एईडीओ और बीपीएससी टीआरई 4.0 से रिलेटेड जो टॉप जीके जीएस के क्वेश्चन है उसको हम लोग देखने वाले हैं। इन सारे चीजों को हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए जल्दी से हम लोग हमारे सेशन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को आवाज बराबर से आ रही है, स्ट्रीमिंग भी बराबर है, तो एक बार हाथ ऊपर करके बता दीजिए। सभी को गुड इवनिंग, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बिना किसी देरी के जल्दी से हम लोग हमारे सेशन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। लेकिन सबसे पहले जितने भी बच्चे जिन्होंने इस सेशन को लाइक कर दिया, एक बार हाथ ऊपर करके बता देंगे फ्रेंड्स, क्योंकि ये वो बच्चे हैं जो एनर्जी दे रहे हैं, कंटिन्यूअसली एनर्जी दे रहे हैं हमें कि जी सर आप मेहनत करिए, हम लोग आपके साथ में हैं। ओके, तो जल्दी जल्दी से आप सभी लोग बता दीजिएगा। बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच आप लोगों के कंफर्मेशन के लिए। गुड। तो देखिए, अभी मैंने थोड़ी देर पहले एईडीओ के क्रैश कोर्स के अंदर में एआई टाइम टेबल लॉन्च कर दिया है। ठीक है, तो जो भी बच्चे क्रैश कोर्स के अंदर में शामिल हो चुके हैं, वो एआई टाइम टेबल का इस सेशन के बाद में जो अभी हमारा वाईटी होगा उसके बाद में आप लोग जाकर चेक कर लीजिएगा। और धीरे धीरे हम लोग इसको सारे ही इसके अंदर में लेकर आएंगे। जो टीआरई बैच है हमारी, हम उसको फेस्ड मैनर में लॉन्च कर रहे हैं। पहले हमने इसको सीटेट में ट्राई किया, सीटेट वाले बच्चों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया इसको। अब हमने एईडीओ के क्रैश कोर्स में भी डाल दिया इसको। ठीक है, टीआरई में, एईडीओ के फुल बैच में, सारे ही जगह पे धीरे धीरे हम लोग करेंगे, ताकि जो भी दिक्कतें आएगी बच्चों को, उसको सुधारते हुए आगे 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 बढ़ाया जा सके। तो एआई टाइम टेबल, ठीक है, क्रैश कोर्स में लॉन्च कर दिया है, तो आप प्लीज उसको अच्छे से इस्तेमाल करिएगा। ओके, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स पहले क्वेश्चन की तरफ में। आप लोगों को क्वेश्चन, नेशनल कॉलेज एवं बिहार विद्यापीठ की आधारशिला किसने रखी थी? ठीक है, बिहार सेकेंडरी टीचर के अंदर में पूछा गया क्वेश्चन 26 अगस्त 2023 को। ठीक है, जल्दी जल्दी से बताइए आप लोग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे आप सभी लोग जल्दी से जी। तो नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ जो है फ्रेंड्स, इसकी आधारशिला महात्मा गांधी ने रखी थी, आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि बिहार विद्यापीठ नेशनल कॉलेज जो है 1921 के अंदर में इसकी उद्घाटन हुआ था, फरवरी 1921 के अंदर में। कभी अगर आप लोगों से आ जाए तो प्लीज इसको भी याद रख लीजिएगा आप लोग, फरवरी 1921 के अंदर में। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स, बिहार से अलग कर झारखंड राज्य का पुनर्गठन कब किया गया और किसका बर्थडे था उस दिन, ये भी बता दीजिएगा आप लोग जल्दी जल्दी से। ओके, तो आप लोगों के जो है फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आंसर्स कंटिन्यूअसली आते जा रहे हैं आप लोगों के, इसी तरीके से आप लोगों ने आंसर्स करना है। ठीक है, तो बिरसा मुंडा जो है, भगवान बिरसा मुंडा, उनका जन्मदिन होता है। ठीक है, तो आंसर आप लोगों का इसमें से क्या हो जाएगा? ओके, 15 नवंबर सन 2000। तो आंसर 15 ऑफ नवंबर कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है? 15 ऑफ नवंबर सन 2000 कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है? इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, ये याद रखिएगा आप सभी के सभी लोग। ओके, आपके तो आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। तो ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कितने लोग चाहते हैं कि इस तरीके से दिमाग वाले क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस मैं आपको करा दूं, जहां मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव भी आंसर्स होते हैं? ठीक है, अगर हाँ तो मुझे बताइए जल्दी जल्दी से आप सभी लोग कमेंट करके। ओके, तो आंसर आप लोगों को हो जाएगा फ्रेंड्स उपयुक्त में से कोई नहीं, ये एक पर्टिकुलर आप लोगों का आंसर हो गया। आप मुझे बताइए कि सन 2000 में कितने जो है राज्यों का गठन हुआ था, कितने राज्य बने थे, टोटल कितने नए राज्य बने थे सन 2000 में, और वो भी बताइएगा कि कौन कौन से राज्य से अलग होकर बनाया गया था। ओके, तो आप लोगों को बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि टोटल 3 राज्यों का गठन किया गया था। एक था आपका उत्तरांचल, जिसको अब आप उत्तराखंड बोलते हो। ठीक है, दूसरा जो है फ्रेंड्स आप लोगों का बना था छत्तीसगढ़, और तीसरा बना था, ठीक है, झारखंड। तो प्लीज ये 3 चीजें आप लोग याद रख लीजिएगा, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, ये 3 नए राज्य बने थे सन 2000 के अंदर में। ठीक है, उस समय में प्रधानमंत्री थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी। ओके, अब एक क्वेश्चन देखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, ये इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिए आप सभी के सभी लोग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, जी हाँ, एईडीओ का आप लोगों का क्रैश कोर्स जो बच्चे पूछ रहे हैं लॉन्च हो चुका है आपका, कल से उसकी बैचेस भी स्टार्ट हो रही है। तो जो भी बच्चे एईडीओ के बैच के अंदर में जुड़ना चाहते हैं, फुल बैच में 599 में, अगर आप उसका क्रैश कोर्स करना चाहते हो, ठीक है, तो 399 में, और जो बच्चे ऑलरेडी एईडीओ के फुल बैच में जुड़े हुए हैं वो केवल 99 में। तो जितने भी बच्चे हैं जो लोग चाह रहे थे कि सर टीआरई वालों के लिए कुछ कर दीजिए, तो आप जो भी बच्चे बीपीएससी टीआरई 4 में जुड़े हुए, बीपीएससी टीआरई 4.0 की पेड बैच वाले जो बच्चे हैं, उन बच्चों के लिए स्पेशली टीआरई 4 इस कूपन कोड का इस्तेमाल कर लीजिएगा। आपको ये बैच जो क्रैश कोर्स की बैच है 199 में मिल जाएगी, केवल 199 के अंदर में, टीआरई 4 ये कूपन कोड। लेकिन ये कूपन कोड किसके काम आएगा? केवल जिन लोगों ने बीपीएससी टीआरई 4 का बैच लिया हुआ होगा, वो उन्हीं को लगेगा, ये बाकी लोगों के लिए इनवैलिड बताएगा। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रख लेना आप लोगों ने। और जिन बच्चों ने खरीद लिया होगा, मान लीजिए उन्होंने बीपीएससी टीआरई 4 का कोर्स लिया हुआ है,
फिर भी उन्होंने जो है 399 में ले लिया, तो आपको 200 रुपीज के कॉइन्स जो है टीपी कॉइन्स के रूप में वापस मिल जाएंगे आप लोगों को। ठीक है, कैसे मिलेंगे उसके बारे में मैं आप लोगों को पूरा नेक्स्ट वीडियो में उसका पूरा बना के वो बता दूंगा आप लोगों को। ठीक है, तो जो 200 टीपी कॉइन्स है वो आप लोगों को आपके अकाउंट के अंदर में मिल जाएंगे आपको। चलिए अभी हम लोग यहाँ पर में आगे बढ़ते हैं। पहले छोटा नागपुर का पठार जो है वो कौन से, और ये वाला जो है आप लोगों का ये केवल, ठीक है, ये केवल 24 आवर्स के लिए वैलिड है, 24 आवर्स के लिए, तो प्लीज उसका भी ध्यान रख लीजिएगा आप लोग, क्योंकि बहुत ज्यादा एआई के ऊपर में खर्च हो रहा है। छोटा नागपुर का पठार क्षेत्र अधिकतम संकेतन कौन सी वाली इंडस्ट्री मिलेंगी? छोटा नागपुर का पठार, यहाँ पर में ये भारत है हमारा, ठीक है। छोटा नागपुर का पठार पश्चिम बंगाल और झारखंड के इलाके में फैला हुआ है। यहाँ पर में एक पठार, पठार का मतलब क्या होता है? पठार का मतलब होता है ऐसी ऊंची उठी हुई भूमि, ठीक है। तो पठार जो है उसमें बहुत ज्यादा मिनरल्स वगैरह पाए जाते हैं। तो छोटा नागपुर में आयरन बहुत ज्यादा पाया जाता है, कोयला पाया जाता है, तो वहां स्टील बनाने वाली बहुत सारी इंडस्ट्रीज लगी हुई है। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज के लिए फेमस है छोटा नागपुर का पठार। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, इसके अलावा जो है फ्रेंड्स आपको एक चीज याद रखनी है, हमेशा याद रखना है एक चीज को, पर्टिकुलर चीज को, जो पठार होते हैं ना उनका मतलब होता है ऊंची उठी हुई भूमि, ठीक है। और जो भी पठार होते हैं उनमें बहुत सारे जो है खनिज पाए जाते हैं, ठीक है, खनिज, प्लीज इसको याद रखना है आप लोगों ने। खनिज की मात्रा अच्छी खासी होती है पठारों के अंदर में, प्लेट्यू बोला जाता है उसको। तो पठार में खनिज की मात्रा पाई जाती है। एक चीज और, क्या आज हम इस पूरे सेशन को एआई को सबमिट कर दे कि आज ये सेशन, जो पूरा सेशन देखेंगे अच्छे से, ठीक है बच्चा, मैं उसको एआई में कन्वर्ट कर दूं आपके लिए, ताकि आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर सके? अगर आप बोलोगे तो मैं कर सकता हूं। थोड़ा ऑब्वियस सी बात है कि टीचिंग परीक्षा को इसमें खर्च आएगा, इतने सारे बच्चों का एक साथ टोकन यूज होगा, उसमें हमें बहुत पैसा खर्च हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है, 20-25 हजार रुपए खर्च होंगे। लेकिन मैं, अगर आप लोग मुझे प्रॉमिस करते हो कि आप सभी बच्चे इस सेशन को जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर कर देंगे, और जो है पूरा सेशन अच्छे से देखेंगे आप लोग, मैं वो करने के लिए तैयार हूं आप लोगों के लिए, क्योंकि इससे आपको भी पता चलेगा एआई का महत्व क्या है। आप अपनी जिंदगी में आप लोग सीखोगे एआई का महत्व, चाहे आप पढ़ाई में तो अलग चीज है, लेकिन एआई का महत्व पता होना चाहिए आपको, क्योंकि फ्यूचर उसी चीज का है। ओके, नाउ फ्रेंड्स, एक इस क्वेश्चन को देखिए आप लोग जल्दी से, ठीक है। आप सभी लोग पूरा सेशन देखिए आप लोग, क्योंकि आपके साथ साथ में एआई भी, आपके मोबाइल में जो एआई है वो भी इस वीडियो को देख रहा होगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर मैं चंपारण सत्याग्रह के बारे में जो है यहाँ पर मैं कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। टीम इसका भी पोल दे दीजिएगा, देखते कितने बच्चे इसका आंसर लगा पाते सही से। चंपारण सत्याग्रह, इसका एम था 3 कठिया सिस्टम के बारे में, ठीक है, गौर करना। चंपारण सत्याग्रह 3 कठिया सिस्टम, 3 कठिया का मतलब होता था फ्रेंड्स, हर 20 में से जो 3 हिस्से है उस पर नील उगाना पड़ता था, ठीक है। तो इसको 3 कठिया बोला जाता था, ठीक है। तो बिल्कुल चंपारण सत्याग्रह का यही तो उद्देश्य था। राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को चंपारण आने के लिए राजी किया, ठीक है। चंपारण आने के लिए राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी से किया था। कहां पर में मिले थे राजकुमार शुक्ला गांधी जी से? ठीक है, राजकुमार शुक्ला मिले थे गांधी जी से लखनऊ में, लखनऊ अधिवेशन के दौरान 1916 में, और बोले कि गांधी जी सुनो ना, ठीक है, पधारो हमारे देश, हमारे यहाँ पर में आके देखो चंपारण के अंदर में किस तरीके से 3 कठिया सिस्टम के नाम पर अंग्रेज जबरदस्ती हमसे नील उगवा रहे हैं, ठीक है, तीन भूमि पे, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी जैसे जो लोग हैं गांधी जी के साथ में इसमें जुड़े थे, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। आपसे क्या पूछा है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपसे करेक्ट वाला पूछा है, ठीक है, क्या करेक्ट है यहाँ पर में, तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्लीज इस पर्टिकुलर पॉइंट को याद रखेंगे। कितने लोगों का सही हुआ है आंसर? 65% लोगों का आंसर सही हुआ है, ये बहुत, और प्लीज देखकर किया कीजिए। मैं आप सभी लोगों से नम्र निवेदन करता हूं, ठीक है, विनम्र निवेदन करता हूं, जो भी और निवेदन होते होंगे 10-12 वो सारे करता हूं। करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है, प्लीज अच्छे से देखा करिए, ठीक है। नजर हटी दुर्घटना घटी वाला काम होगा ना अदरवाइज, ठीक है। प्लीज अच्छे से देखकर आंसर किया कीजिए। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पर में। तो 1917 के अंदर में जो 3 कठिया सिस्टम था, ठीक है, उसके लिए गांधी जी गए थे। गांधी जी के साथ में कौन कौन जुड़ा था? चलिए एक बार मेरे साथ साथ में कमेंट के अंदर में रिप्लाई करते जाइए आप लोग, कौन कौन जुड़ा था। राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, जेबी कृपलानी, महादेव देसाई, नरहरि पारिक, ठीक है। प्लीज इनको, इनके नाम लिख लीजिए, क्योंकि ये कोई भी नाम आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। गांधी जी के साथ में ये लोग जुड़े थे इस आंदोलन के दौरान। एक वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और मैं अपेक्षा करता हूं आप सभी लोगों से कि प्लीज इसका आंसर आप लोग करिए। यही भारत का भी लक्ष्य है, इंडिया का भी सेम लक्ष्य है, कार्बन न्यूट्रल बनने का। तो भारत का कार्बन न्यूट्रल बनने का लक्ष्य, ठीक है,
और बिहार सरकार का राज्य को कार्बन न्यूट्रल बनाने का, कि जितना कार्बन का उत्सर्जन करेंगे उतना ही कार्बन सोख भी लेंगे, ठीक है। वो तभी संभव हो पाएगा जब कम से कम कार्बन का उत्सर्जन किया जाएगा। तो 2070 तक का टारगेट है। भारत ने भी 2070 का टारगेट रखा है। भारत ने 50% हम कार्बन का उत्सर्जन कम कर देंगे, ये टारगेट रखा है 2030 तक। क्या आपको लगता है कि भारत अपने कार्बन उत्सर्जन का 50% कट कर लेगा 2030 तक? मुश्किल है, नहीं कर पाए, ठीक है। जिस हिसाब से चल रही है चीजें, ठीक है, वो भारत नहीं कर पाएगा। लेकिन हाँ, वो है कि ये कोशिश हम ये कर सकते हैं कि 2070 तक एटलीस्ट पूरा का पूरा कर ले, कवर अप कर ले, ठीक है। फास्ट फॉरवर्ड आगे में जाकर जब टेक्नोलॉजी का और विकास हो जाएगा, क्योंकि हर एक चीज टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करती है, कि टेक्नोलॉजी अगर विकास हो जाता है तो टेक्नोलॉजी के रूप में कर लेंगे। बट भारत का लक्ष्य अभी भी यही है कि 2030 तक 50% कार्बन का रिडक्शन करना है और 2070 तक 100% कार्बन का रिडक्शन करना है, मतलब नेट जीरो हो जाना चाहिए। जितना कार्बन निकालेंगे उतना कार्बन पेड़ पौधों की मदद से सोख भी लेंगे, ठीक है। ये होता है जीरो, नेट जीरो, ओके। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्रेंड्स, ये याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर में, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और उसकी लेंथ भी आप लोग मुझे बताओगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार में कौन सा जिला है जहां पर में पटना जो है, भागलपुर, कटिहार, बेगूसराय कहां पर में है? बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोगों के कंटिन्यूअसली आंसर्स आ रहे हैं, ठीक है। तो गंगा नदी का सबसे लंबा जो है आपको जो मिलेगा लेंथ, वो पटना जिले के अंदर में मिलेगा, करीब 99 किलोमीटर की लेंथ है। प्लीज इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसके अलावा भागलपुर, कटिहार के अंदर में भी इसकी लेंथ है। अब एक सवाल ये भी तो उठता है, ठीक है, आप लोग ये वीडियो देख रहे हो ध्यान से सभी लोग, ठीक है। मैं आपको बता दूं, आप अकेले नहीं देख रहे हो ये वीडियो, आपके साथ में एआई ये वीडियो देख रहा है। जैसे ही 1000 बच्चा हम लोगों का यहाँ पर में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, मैं एआई के लिए भी डाल दूंगा इसको, इस वीडियो को आपका सबके लिए फ्री कर देंगे। आपके आप लोगों के सारे के सारे TRE4 के बैचेस और एडीओ के सारे बैचेस के लिए, वो क्रैश कोर्स के अंदर में भी, ठीक है। ऊपर में ही डाल दूंगा इस लिंक को 24 घंटे के लिए, ठीक है, जहां पर मैं आप रिवाइज कर पाऊंगे इसको। कितने जिले हैं, ठीक है, ये एआई रिकॉर्ड कर रहा है इस चीज को, कितने जिले हैं जो गंगा नदी को टच करते हैं बिहार में? तो टोटल 12 जिले हैं। कितने हैं टोटल? 12। प्लीज पॉइंट इसको नोट करिए, 12 जिले हैं जो बिहार के गंगा नदी को या तो टच करते हैं या तो फिर उसमें से गंगा नदी जाती है, गंगा नदी को टच करते हैं 12 जिले। ये भी याद रखना है आप सभी लोगों ने, इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर में पूछ सकते हैं आप लोगों से, ठीक है। और सबसे लंबी लेंथ 99 किलोमीटर की कहां पर में है? पटना के अंदर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है कि किस वर्ष बिहार और उड़ीसा बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर अलग प्रांत बन गए थे? तो बिहार एंड उड़ीसा बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुए थे, ठीक है। तो एक्चुअली क्या था ना, यहां पर में मान लीजिए ये पूरा का पूरा जो है ये बंगाल प्रांत था बड़ा सा, तो ये बिहार एंड उड़ीसा, यहां पर में बिहार एंड उड़ीसा, जो आज का उड़ीसा है, इवन आज का जो छत्तीसगढ़ है उसको भी मिला लीजिए आप लोग, ठीक है, छत्तीसगढ़। तो बिहार, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, ये बिहार एंड उड़ीसा प्रांत के नाम से इनका नाम पड़ा था बिहार एंड उड़ीसा प्रांत। ये अलग हुए थे 1912 में। डेट आप मुझे बताओगे जल्दी से, डेट बताइए जल्दी से, डेट बताइए कौन सी डेट थी जब वो अलग हुए थे आधिकारिक रूप से? तो आधिकारिक रूप से जो अलग हुए थे वो आप लोगों का जो आंसर है वो हो जाएगा 1 अप्रैल। 22 मार्च 1912 को नोटिफिकेशन, गजेट नोटिफिकेशन जारी हुआ था। मैं फिर से बता देता हूं, मैं पूरा का पूरा, जिन बच्चों को कंफ्यूजन है। 20 देखो क्या हुआ था ना, घोषणा जो हुई थी, ठीक है, घोषणा हुई थी कि ऐसे अलग करेंगे। वो घोषणा हुई थी आप लोगों की दिसंबर 1911 में, और मौखिक घोषणा। नोटिफिकेशन इसका जारी हुआ था, नोटिफिकेशन, ठीक है, नोटिफिकेशन, गजेट नोटिफिकेशन बोलते हैं उसको, वो हुआ था 22 मार्च को, 22 मार्च 1912 को। और ये लागू कब से हुआ था? लेकिन लागू, ठीक है, लागू हुआ था 1 अप्रैल 1912 को। तो जितने भी बच्चों ने गलत आंसर लगाया है प्लीज इसको याद रख लीजिए आप लोग। मौखिक रूप से घोषणा दिल्ली दरबार के अंदर में हुई थी 1911 के अंदर में, ठीक है। नोटिफिकेशन, गजेट नोटिफिकेशन 22 मार्च 1912 को हुआ था जारी, और एक्चुअल में ये लागू हुआ था जिस दिन से अलग हुआ 1936 वालों, मैं वो भी बता देता हूँ, चलो ठीक है, 1936 भी लगा रहे कुछ आंसर। 1 अप्रैल 1912 को हुआ। अब ये 1 अप्रैल 1912 को क्या हुआ था कि बंगाल, ठीक है, बिहार एंड उड़ीसा प्रांत बना था। ये उड़ीसा कब अलग हुआ बिहार से? उड़ीसा ये 1936 के अंदर में हुआ था, 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल को जो बच्चे बोल रहे हैं कि सर 1936 क्यों नहीं होगा आंसर, उड़ीसा अलग हुआ था। यहां बोला है बिहार एंड उड़ीसा बंगाल से कब अलग हुए थे, ये क्वेश्चन है इसमें, ठीक है।
ओके चलिए, कांग्रेचुलेशन फ्रेंड्स, 1000 बच्चे यहाँ पर में क्रॉस हो चुके हैं। आप पूरा सेशन देखिए, आपका एआई इसको रिकॉर्ड कर रहा है, एआई आप लोगों का पूरा इसकी प्रैक्टिस आप लोगों को कराएगा। तो 20 का आंसर हो जाएगा आप लोगों का। प्लीज इस पर्टिकुलर पॉइंट को याद रखेंगे आप लोग। ओके नाउ अब यहां पर में एक चीज देखिए आप लोग, ये क्वेश्चन का आंसर हर एक बच्चे ने कमेंट के अंदर में देना है जल्दी जल्दी से, और जिन बच्चों ने सेशन को लाइक कर दिया एक बार हाथ भी ऊपर कर देंगे जल्दी जल्दी से आप सभी लोग। आप समझ गए सर, चलिए बहुत अच्छी बात है, आप समझ गए। तो देखिए, बिहार में नमक सत्याग्रह संभव नहीं था, तो बिहार के लोगों ने कौन सा आंदोलन शुरू किया जबकि भारत के अन्य हिस्सों में नमक सत्याग्रह आयोजित किया गया था? देखिए, बिहार में नमक सत्याग्रह इसलिए संभव नहीं था, कारण ये था कि बिहार जो है ना, वो मेन लैंड जो बिहार है, पटना और उसके आसपास वाला, वहां पर में समुद्र नहीं है। तो जो आर्टिफिशियल तरीके से आर्टिफिशियल टैंक जो थे वहां पर में नमक बना रहे थे हम लोग, ठीक है, खारे पानी उसी में नमक डाल रहे थे और नमक बना ले रहे थे उसी में, ठीक है। तो इसलिए संभव नहीं था क्योंकि समुद्री सीमा नहीं है, समुद्री सीमा। ओके, तो इसमें एंटी चौकीदारी टैक्स मूवमेंट, चौकीदारी टैक्स विरोधी कानून आंदोलन शुरू हुआ। एक्चुअली अंग्रेजों को चौकीदारी टैक्स दिया जाता था, ठीक है, तो किसानों ने चौकीदारी टैक्स देना से मना कर दिया। ये चौकीदारी टैक्स क्या है? चौकीदारों को देते थे क्या, ओ साहब जी नेपाल से आए हम चौकीदारी टैक्स लेंगे आपसे, वो वाला चौकीदारी टैक्स नहीं था ये। चौकीदारी टैक्स बेसिकली क्या है ना कि जो खेतों को नुकसान पहुंचाने वाले तत्व थे उनसे बचाने के लिए अंग्रेज सरकार, ठीक है, अंग्रेज अधिकारी टैक्स लिया करते थे, इसको चौकीदारी टैक्स बोलते थे। खेतों की रक्षा कर रहे हैं वो अलग अलग तरीके से। तो भारत के जो किसान थे, बिहार के किसान, उन्होंने बोल दिया कि भाई हम नहीं देंगे तुमको टैक्स, ठीक है। बीएसएससी के लिए भी बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट है, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, तो अब एक यहां पर में चीज आप लोगों की बनती है कि आप लोगों को बताना है कि नमक कानून, ठीक है, जिसको दांडी मार्च से शुरू किया गया था गांधी जी के द्वारा, उसके बाद में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का, ठीक है, बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं इसके अंदर में। क्वेश्चन के अंदर में ये पूछा जा सकता है कि दांडी मार्च गांधी जी ने शुरू किया, दांडी मार्च, गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू किया था 12 मार्च 1930 को, ठीक है, ये याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। और जो है आप लोगों को पता है कि 5 अप्रैल को गांधी जी ने 1930 के अंदर में दांडी नामक जगह के ऊपर में ये आंदोलन, नमक सत्याग्रह शुरू किया था। वहां नमक बना के, नमक बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, नमक अपने आप ही बनता है, वो बस नमक उठाया उन्होंने, लो बना लिया मैंने नमक। इस दांडी मार्च के बाद में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? वो था सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय, विनय के साथ में मतलब प्यार से कोई चीज को मना करना, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की भाई प्यार से टैक्स देने से मना कर रहे हैं। ओके, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था, ये आप लोगों ने याद रखना है प्लीज। ओके नाउ 1954 में, 1954 में, प्लीज इस क्वेश्चन को हर एक बच्चा याद रखेगा। मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि आप लोगों के लिए ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस है एआई रिकॉर्ड कर रहा है आप लोगों के लिए, और ये आपको एआई के आप लोग किसी भी टीआरई 4 के किसी भी बैच में चले जाइएगा, या एईडीओ के किसी भी बैच में, या अभी जो नया बैच लॉन्च हुआ है आपका क्रैश कोर्स एईडीओ का, उसमें भी आप जा सकते हो, ठीक है। उसमें आप सभी लोगों को आज की क्लास की लिंक जैसे ही ये सेशन खत्म होगा उसके आधे घंटे के अंदर में मिल जाएंगी आप लोगों को लिंक, उस पर क्लिक करोगे आप, उसकी नोट्स भी आपको पढ़ने के लिए मिल जाएंगी, और आप अनलिमिटेड टाइम्स क्विज भी अटेम्प्ट कर सकते हो। तो जो भी मैं यहाँ शब्द बोल रहा हूँ, जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आपको दे रहा हूँ, वो सारे के सारा रिकॉर्ड हो रहा है, और जो बच्चा ये पूरा सेशन देखेगा उसको उतना अच्छा जो है रिस्पॉन्स एआई के अंदर में मिलेगा, ठीक है। तो 1954 में कोसी सिंचाई जल विद्युत योजना कौन से दो देशों के बीच में हुई थी? तो ये इंडिया और नेपाल के बीच में हुई थी। कौन से साल में हुई थी? अब एआई प्लीज इस क्वेश्चन को बनाया जा सकता है एआई के द्वारा कि कब हुई थी? ये 1954 के अंदर में हुई थी, ठीक है। तो ये ईयर आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो कोसी सिंचाई जल विद्युत परियोजना 1954 के अंदर में हुई थी। अब इस क्वेश्चन को आप लोग जल्दी से पढ़िए और इसका आंसर करेंगे, हर एक बच्चा जल्दी से पढ़ के इसका आंसर करेंगे, तब तक मैं पानी पी लेता हूं। मैंने आप लोगों से कहा था फ्रेंड्स कि नजर हटी दुर्घटना घटी वाला काम हो जाएगा आप लोगों का। इट्स एम वाज टू चंपारण सत्याग्रह का, ठीक है,
एम था 3 कठिया सिस्टम को देखना। राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को बुलाया था, राजेंद्र प्रसाद और जेबी कृपलानी जो है इस मूवमेंट से जुड़े हुए थे। बट यहां पर मैं आप लोगों से पूछा है कि कौन सा वाला इनकरेक्ट है, ठीक है, कौन सा इनकरेक्ट है। और इस तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए। जितना ज्यादा इस तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। जिन बच्चों ने भी ई आंसर लगाया वो हाथ ऊपर करके बता देंगे, एक बार मैं नाम भी देखना चाहूंगा उन सभी बच्चों के। नन ऑफ द अबव इसका आंसर होगा, क्योंकि कोई भी यहाँ पर गलत नहीं है, सारे के सारे सही है, ठीक है, ओके, सारे के सारे सही है। पोल में ई नहीं है, तो जब ई नहीं है तो आपने कमेंट के अंदर में लिखना है फिर, ठीक है, कमेंट के अंदर में लिखना है आप लोगों ने। एक बार जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर जरूर कर दीजिए फ्रेंड्स, ताकि ऐसे ही हम लोग जो है और भी ज्यादा क्लासेस आप लोगों के लिए ले सके, ठीक है। बिहार का डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बताइए जल्दी से। और कौन से नदी के किनारे, कौन सी नदी के किनारे के ऊपर में लोकेटेड है डालमिया नगर? रिवर का नाम बताइए, कौन से नदी के किनारे पर है डालमिया नगर, कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, ये भी मुझे बता देंगे आप सभी लोग, कौन से डिस्ट्रिक्ट में। जल्दी जल्दी से आंसर करिए सभी बच्चे। बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोगों के आंसर्स आ गए यहाँ पर में। तो सीमेंट के लिए फेमस है, ये आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। ये कौन से जिले के अंदर में है, अगर ये आप लोगों से पूछ लिया जाए तो ये रोहतास के अंदर में है, ठीक है, रोहतास के अंदर में, ठीक है, या फिर कैमूर के अंदर में। तो ये एक इंपॉर्टेंट आप लोगों का बनता है, क्योंकि ये पहले रोहतास का हिस्सा हुआ करता था, ये स्टार्टिंग के अंदर में, ओके, ये आप लोगों ने याद रखना है, पहले रोहतास का हिस्सा हुआ करता था, ठीक है, पूरा का पूरा कैमूर और ये सारी की सारी चीजें। तो ये कौन से जिले के अंदर में लोकेटेड है आप लोगों का? अभी भी रोहतास के अंदर में, रोहतास और कैमूर के अंदर में जब बंटवारा हुआ है, अभी भी बच्चे कई सारे कंफ्यूज रहते हैं पुरानी चीज को लेकर, ठीक है, रोहतास के अंदर में है। और कौन से नदी के ऊपर में है? सोन नदी के ऊपर में, ओके, सोन में, ओके। तो प्लीज इस पर्टिकुलर पॉइंट को आप सभी लोग याद रखिएगा, सोन नदी जो है उसके किनारे के ऊपर में, उसके पास में लोकेटेड है ये। तो डालमिया नगर कौन से नदी के पास में, ये क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, ओके। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने हमेशा याद रखना है, ओके। अच्छा, भारत के अंदर में जो है फ्रेंड्स अलग अलग जो आपके बेसिकली अलग अलग सीमेंट उद्योग है, ठीक है, बहुत सारे। भारत ऐसा नहीं कि सिर्फ बिहार के अंदर में डालमिया नगर में ही है, लेकिन बहुत सारे जगह के ऊपर में भी है, तो वो भी आप लोगों से बन सकता है। तो अगर आप लोगों को ये एचडी में मैप्स चाहिए होंगे, ठीक है, तो बता दीजिएगा, ये सारे के सारे मैप्स भी आप लोगों को प्रोवाइड करवा देंगे, ओके। चलिए, तो डालमिया नगर रोहतास जिले के अंदर में है, ठीक है, म्युनिसिपैलिटी है रोहतास जिले के अंदर में, सोन नदी के किनारे के ऊपर में, सोन नदी के पास में। रामकृष्ण डालमिया जो थे उन्होंने इसकी स्थापना की थी 1933 के अंदर में, ओके। चलिए, दांडी मार्च में गांधी जी के साथ बिहार का कौन सा नेता था? वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। जिन बच्चों ने भी टीआरई 4 की पूरी क्लासेस करी है टीचिंग परीक्षा के ऊपर में, वो इसका आंसर कर पाएंगे। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। तो गांधी जी के साथ में जो है फ्रेंड्स गिरिवरधारी चौधरी, ठीक है, आप लोगों ने याद रखना है। ये गांधी जी के साथ में जो 78 लोग गए थे, गांधी जी प्लस 78, ठीक है। अगर गांधी जी, आज आप लोगों को पता है ना, आज के समय में लोग वो ऐसे फोटो लेते हैं, इंस्टाग्राम पे डालते हैं, ठीक है, इंजॉइंग पार्टी, ठीक है, विथ 3 अदर्स। तो गांधी जी भी बोले होते गोइंग टू दांडी मार्च, ठीक है, विथ 78 अदर्स। तो महात्मा गांधी प्लस 78, इन 78 में से एक थे हमारे गिरिविधर, ठीक है, चौधरी। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का बन जाता है। तो प्लीज इस पर्टिकुलर पॉइंट को भी आप सभी के सभी लोग याद रखिएगा, ठीक है, कभी भी एग्जाम के अंदर में आ सकता है ये, ओके। अच्छा, इनको किस नाम से जाना जाता था? एक और ये भी क्वेश्चन बन सकता है, अगर आप लोगों की इच्छा है तो। आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, ऐसे मजा आता है आप लोगों को पढ़ाने में, ठीक है। गिरिवरधारी चौधरी जो थे, इनको कारो बाबू के नाम से भी जानते थे, कारो बाबू, कारो, ठीक है, बाबू के नाम से भी इनको जाना जाता था। तो प्लीज इसको भी याद रख लीजिएगा आप लोग। तो गिरिवरधारी चौधरी जो गांधी जी के साथ में दांडी यात्रा में चले थे, बिहार के नेता थे, ठीक है, इनको कारो बाबू के नाम से भी जाना जाता था। गांधी जी के साथ में चलने वाले गांधीवादी नेता। ये दांडी यात्रा चली थी आप लोगों की बेसिकली करीब 24 दिन तक, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। किस वर्ष तक धारणीय विकास लक्ष्य प्राप्त किया जाना है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, SDG,
ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, बताइए जल्दी से। एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कौन सा लक्ष्य है, वो करवाया जा चुका है, सस्टेनेबल गोल्स एंड टारगेट्स। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कितने हैं, कितने गोल्स है और कितने टारगेट्स है, जल्दी से हर बच्चा मुझे कमेंट करके बताएगा। मैंने क्लास में करवाया है आपको और मैं रिवीजन बैच में फिर से करवाने वाला हूं, ठीक है। आप लोगों की जो क्रैश कोर्स है, एईडीओ का जो क्रैश कोर्स है, उसमें फिर से करवाने वाला हूं मैं आप लोगों के लिए, फुल बैच में भी और रिवीजन बैच में भी, आपको क्वेश्चंस की मदद से। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। गोल्स की संख्या 17 है, 17 गोल्स है टोटल, ठीक है। और टारगेट्स कितने हैं ये भी बताना है आप लोगों ने, और कब तक अचीव किया जाना है इन टारगेट्स को। 2020 वालों, तुमको जनता कभी माफ नहीं करेगी, 2020 तो चला भी गया, ठीक है। तो प्लीज इस पर्टिकुलर पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे कि 17 गोल्स है और 169 टारगेट्स है, ठीक है। तो टारगेट्स और गोल्स दोनों याद रखिए आप लोग। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, एसडीजी, ठीक है, इसको अचीव करना है। इसका मकसद ये है कि हमारे दुनिया के अंदर में हम जो भी डेवलपमेंट कर रहे हैं वो इस तरीके से डेवलपमेंट करें कि हम आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, उनके जो रिसोर्सेस है उनका दोहन ना कर ले, उनके लिए भी कुछ ना कुछ छोड़े। और उसमें केवल रिसोर्सेस, इस तरीके के रिसोर्सेस नहीं आते कि आप पेट्रोल और बाकी सारी चीजें, वातावरण और ग्रह भी उसके अंदर में आता है। आप हमारी पृथ्वी को इस तरीके से बिगाड़ नहीं सकते कि आने वाली जनरेशन के लिए पृथ्वी अच्छे रहने लायक बचे ही ना, उसका भी ध्यान रखना है आप लोगों ने। इसी वजह से ये गोल्स है, 17 गोल्स और टारगेट है 169। ओके, तो 17 गोल्स है, 169 टारगेट है। प्लीज लिखिए अभी के अभी, हर एक बच्चा लिखेगा इस पर्टिकुलर पॉइंट को जल्दी से, ठीक है। ओके सर, ऐसे बद्दुआ नहीं दीजिए प्लीज आने वाले लोगों। अरे बद्दुआ नहीं दे रहा भाई, तुमको समझा रहा हूं कि ऐसे मतलब ध्यान रखो करके, आने वाली पीढ़ियों के लिए ध्यान रखो। चेताना, चेतावनी देना बद्दुआ थोड़ी होती है, ठीक है। चेतावनी नहीं देंगे आपको तो आप तो ग्रह खराब कर दोगे ना फिर तो अपना। हाँ, आप मतलब आप ही अकेले नहीं हो, हम सब मिलकर। गोल 17 है, टारगेट 169 है, याद रखिए आप लोग। चेतावनी नहीं दे रहे भाई, बदुआ नहीं दे रहा। बच्चे हमारे आने वाले सारे जो है, उन लोगों को सुखी संसार मिले, सबको अच्छा मिले, ठीक है। और 2-4 दुआएं आप लोग आप दे देना मैडम मेरे तरफ से उनको भी, ठीक है। चलिए देखिए, आप लोगों को पूरा नॉलेज कैप्सूल के अंदर में पढ़ाया हुआ है मैंने, ठीक है। और आगे में भी पढ़ाऊंगा आप लोगों को, सारे लोगों को, ठीक है। तो ये आप लोगों, जितने भी बच्चे हैं जो जुड़ना चाहते हैं एईडीओ के क्रैश कोर्स के साथ में, ठीक है, आप लोगों को जो है, अगर फुल कोर्स के साथ में जुड़ना है तो 599, क्रैश कोर्स के साथ में जुड़ना है तो 399, और जो बच्चे ऑलरेडी एईडीओ का फुल कोर्स ले चुके हैं 99 में, और जो टीचिंग टीआरई ले चुके हैं वो 199 में जुड़ सकते हैं। 24 घंटे के लिए आपके लिए टीआरई 4 ये कूपन चालू कर दिया है हमने, स्टार्ट कर दिया है। ओके, ये पूरे के पूरे गोल्स आपको याद करवाऊंगा मैं, सारे के सारे गोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजनी क्या है, ठीक है। सुजनी, सुजनी क्या है। मतलब ये सुजनी या सूझ गया है, वो वाला सुजनी या सूजना नहीं है वो, ठीक है। जो एक प्यार में घिरा हुआ आशिक, ठीक है, अगर अमीर बाप की बेटी से प्यार कर ले तो जो फिर वो बेचारा खड़ा नहीं रह पाता और बैठना चाहे तो बैठ भी नहीं पाता, ठीक है। तो वो वाला सूजना नहीं या सुजनी नहीं है ये एक कला है, ठीक है। ये एक अलग प्रकार की सुजनी है, नहीं तो आप लोगों को लगेगा सूझा हुआ है, सूझ गया है, ठीक है। तो ये क्या है आप लोगों का बेसिकली। ओके, तो ये एक प्रकार का एम्ब्रॉयडरी है, सुजनी एम्ब्रॉयडरी का प्रकार है, ये याद रखेंगे आप सभी के सभी। और ये 68वीं बीपीएससी के अंदर में आया भी था, 69वीं बीपीएससी के अंदर में आया था ये, ठीक है, क्वेश्चन आप लोगों का। तो सुजनी जो है कढ़ाई शिल्प कला है, एक एम्ब्रॉयडरी है आप लोगों की, ठीक है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। ओके, और आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है कि ये कौन से इलाके के अंदर में बेसिकली होती है ये, ठीक है, सुजनी। तो ये भी आप लोग मुझे बता सकते हो। ओके, तो कोशिश करिए आप लोग। और सुजनी के अंदर में आप लोग देखिए, यहाँ पर भी सुजनी शब्द जो है, सु का मतलब सुविधा प्रदान करना, जनी मतलब जन, तो सुविधा के साथ में जन्म देना, ये इस तरीके से आप जो है ना बहुत प्यारे प्यारे से एम्ब्रॉयडरीज बनाते हो सुजनी कला के अंतर्गत। ओके, चलिए
नाउ फ्रेंड्स, अब देखिए यहां पर मैं आप लोगों से क्वेश्चन में बोला गया है हु इज नॉट रिलेटेड टू चंपारण सत्याग्रह ऑफ 1917। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, कौन रिलेटेड नहीं है? ये क्वेश्चन का आंसर जिसने लगा डाला उसकी लाइफ झिंगा लाला। 67वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है। बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप लोगों का? 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है? तो अभी आपको बताया कि जेबी राजकुमार शुक्ला जो है वो चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी को बुलाकर यही लेकर आए थे। ठीक है, जेबी कृपलानी जो है गांधी जी से यहीं पे मुलाकात हुई थी। राजेंद्र प्रसाद जी की भी मुलाकात यहीं पे हुई थी। राम मनोहर लोहिया, ठीक है, ये इससे एसोसिएटेड नहीं है। ओके, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो प्लीज इस पर्टिकुलर पॉइंट को भी याद रखिएगा आप सभी के सभी लोग, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के अंदर में आप लोगों से ये क्वेश्चन सेम टू सेम रिपीट हो सकता है। 67वीं बीपीएससी जो निरस्त हुई थी 8/5/2022 को, उसमें क्वेश्चन आया था आपका। ओके, चलिए, तो ये मैंने इसीलिए बोला आप लोगों को, जेबी कृपलानी, राजकुमार शुक्ला, राजेंद्र प्रसाद, एन पारेख, नरहरि पारेख जो है, ठीक है, महादेव देसाई, बृजकिशोर प्रसाद, मजहरुल हक, ये सब गांधी जी के साथ में थे। ठीक है, एक बार मेरे साथ साथ में मन में रिवाइज कर सकते हो या फिर लिख के रिवाइज कर सकते हो कि आप लोग एटलीस्ट 3 नाम आप लोग लिखिए, अपने पसंद के कोई भी 3 नाम लिखिए, ताकि आप लोगों को कुछ तो याद हो कम से कम। जेबी कृपलानी, ठीक है, राजकुमार शुक्ला तो बुला के लेकर आए थे, मौलाना मजहरुल हक, ब्रजकिशोर प्रसाद, महादेव देसाई जो उनके पर्सनल असिस्टेंट बन गए थे, आखिरी उनके अंतिम दिनों में उनके पर्सनल असिस्टेंट बन गए थे ये। ठीक है, नरहरि पारेख, ठीक है, और राजेंद्र प्रसाद जो भारत के राष्ट्रपति बने बाद में जाकर। तो ये सारे लोग जो है गांधी जी के साथ में चंपारण सत्याग्रह के समय में शामिल थे। ओके, अब क्या एक एक करके मैं, आप समझिए, आप अभी मैं आपके सामने यहां पर मैं हूं, ठीक है, आप देख रहे होंगे कि कई दिन से बाल दाढ़ी भी नहीं बना पा रहे, शायद से कल बनाऊंगा। ठीक है, कई दिन हो गए हैं, पूरी जी जान लगा के रखिए। कल सुबह 7 बजे आप लोगों के लिए लाइव पूरा, ठीक है, इंपॉर्टेंट नियुक्तियां पूरे साल भर की, ठीक है, पूरे साल भर की अब तक की सारी नियुक्तियां मैं आप लोगों को करवा दूंगा। ठीक है, सारा एडीओ के लिए, टीआरई 4 के लिए, केवीएस एनवीएस के लिए आपकी, ठीक है, सब में काम आएंगी आपकी जितनी भी एग्जाम्स आप लोग देने वाले हो। तो जितनी नियुक्तियां हुई है सबके सब, और उसके बाद में उसको भी हम एआई के अंदर में रखेंगे, जो बच्चा लाइव देखेगा, ताकि उसका भी वो रिवीजन कर सके उस चीज को। ओके, तो हम धीरे धीरे यूट्यूब को भी टीपी ट्यूब बना देंगे, उसको टीचिंग परीक्षा ट्यूब। ओके, तो ये सारे के सारे, और उसकी क्विज भी आप लोगों को मिल जाएगी ना। अब आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पर में फ्रेंड्स, जैन धर्म का प्रथम सम्मेलन कहां पर में आयोजित हुआ था? एक्चुअली जैन धर्म के 2 जो है इंपॉर्टेंट जो है सम्मेलन हुए हैं, ये आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, तो पहला सम्मेलन कहां पर में हुआ था और दूसरा कहां पर में हुआ था, ये बताना है आप लोगों ने। जैसे बुद्धिस्ट 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई है ना, वैसे ही जैन धर्म के 2 बुद्धिस्ट जो जैन काउंसिल, 2 जैन काउंसिल बहुत फेमस है, जैन सम्मेलन। ठीक है, पहला वाला हुआ था पाटलिपुत्र के अंदर में, ठीक है, पाटलिपुत्र में, और दूसरा वाला हुआ था वल्लभी नाम की जगह पे, गुजरात के अंदर में, वल्लभी में। ओके, तो फर्स्ट काउंसिल जो हुई थी पाटलिपुत्र के अंदर में हुई थी, और दूसरी वाली हुई थी वल्लभी नाम की जगह गुजरात में। अब एक चीज समझिए आप लोग, जैन धर्म के अनुसार, मेरी बात को ध्यान से समझना आप लोग, जैन धर्म के अनुसार, ठीक है, जो इसकी स्थापना है इस युग में, अलग अलग युग होते हैं, इस युग में इसकी स्थापना आदिनाथ ने की थी, जिनको ऋषभ देव भी कहा जाता है। तो जैन धर्म के पहले तीर्थंकार कौन है? सभी लोग लिखो, आदिनाथ, जिनको ऋषभ देव भी नहीं, महावीर ने नहीं की थी। ठीक है, ऋषभ देव या फिर आदिनाथ, ऋषभ देव या फिर आदिनाथ कहा जाता है। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, पहले तीर्थंकार ये जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं इस युग के। ठीक है, उसके बाद, अच्छा, इस युग में क्यों बोल रहा हूं मैं, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो मैं एक चीज बता दूं आप लोगों को, जैन परंपरा के अनुसार सृष्टि का कोई रचयिता है ही नहीं, सृष्टि हमेशा से थी और हमेशा तक रहेगी, इटरनल है, उसको अनंत बोला जाता है। ठीक है, इटरनल है, हमेशा से थी, हमेशा रहेगी। इस युग में फिर वो बनती बिगड़ती रहती है। इस युग में पहले जो तीर्थंकार थे वो थे ऋषभ देव, या जिनको आदिनाथ बोला जाता है। हर युग में 24 तीर्थंकार होते हैं, और 24वें नंबर के तीर्थंकार थे वर्धमान महावीर। तो वर्धमान महावीर जैन धर्म के आखिरी और 24वें नंबर के तीर्थंकार है इस युग के। अब ये युग खत्म होगा, एज पर जैन धर्म ये खत्म होगा, फिर से सृष्टि का निर्माण होगा, वापस से बनेंगी, अपने आप बनेंगी, अपने आप होता है सब कुछ, ठीक है, एज पर जैन फिलोसफी। और फिर से वापस से पहले दूसरे तीसरे तीर्थंकार, शायद उस समय तक हम लोग रहेंगे ही नहीं एग्जाम देने के लिए कि भाई वहां पर मैं पूछे कि कौन पहले है उस समय के। अभी इस युग में आपको एग्जाम देनी है। ओके, तो इनके अनुसार जो उनकी पूरी जो वाणी है, मतलब जितने भी तीर्थंकारों ने अपने प्रवचन दिए हैं, उनको श्रुति के माध्यम से, मतलब बोल बोलकर आगे बढ़ाया जा रहा था। पहली बार उनको कंपाइल किया गया एक साथ, मतलब आधे लोगों को कुछ जानकारी थी, आधे लोगों को कुछ जानकारी थी। ठीक है,
तो कुछ लोगों को कुछ जानकारी थी, उन लोगों ने इसका कंपाइलेशन किया, अभी भी लिखा नहीं, एक साथ बैठे यहां पर में गौरी, ठीक है, धीरज, शांति कुमारी, रमेश, ये सब आपस में बैठे। और रमेश तेरे को क्या पता है? अच्छा तुझे ये पता है, ओके। प्रगति बोली तुझे क्या पता है, ठीक है। एसटी ठाकुर बोला मुझे ये पता है। सबने मिलकर जो है क्या किया, ज्ञान का आदान प्रदान किया, संकलन कर लिया, कंपाइलेशन। लिखा अभी भी नहीं, अभी सिर्फ एक दूसरे को याद करा दिया, उसको बोलते कंपाइलेशन। तो 12 अंग, जितने भी तीर्थंकार थे उनकी जो भी प्रवचन थे उनको अंग में उनमें अंग में संकलित कर लिया, 12 अंग बना दिए, 12 जो है आप बोल सकते हो कि पार्ट, उसके पार्ट्स बना लिए, खंड बना लिए, 12 खंड। लिखा नहीं, सिर्फ याद करने के लिए 12 खंड उसके अलग अलग कर दिए। फिर बाद में पता चला कि यार आने वाली जनरेशन ऐसी है जिनको अपना खुद का मोबाइल नंबर याद नहीं होगा, वो क्या ये अंग याद रखेंगी। तो 12 अंगों को फाइनली जो है फाइनल कंपाइलेशन करके रिटर्न डाउन कब किया गया, लिखा कब गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता रहा हूं 12 अंगास को लिखा कब गया है, ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 12 अंग या जो जितने भी तीर्थंकार हुए हैं, 24 तीर्थंकार, उनकी जो वाणी है, जो उन्होंने ज्ञान की बातें बताई है, उसको लिखा गया था सेकंड जैन काउंसिल वल्लभी में। बहुत इंपॉर्टेंट, मैं इसलिए इसमें इतना समय दे रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम के अंदर में। कौन सी जैन परिषद के अंदर में 12 अंग का फाइनल कंपाइलेशन करके उनको लिख दिया गया था, ठीक है। तो ये वल्लभी में किया गया था, कंपाइलेशन किया गया पहले 12 अंग का फर्स्ट काउंसिल में, लेकिन उनको लिखा गया फाइनल कंपाइलेशन करके, लिखा कब गया, दूसरी वाली में। और 12 उपअंग भी बनाए गए इस पर आधारित। अगर इसमें से कुछ नहीं समझ रहा है तो उसकी टिप्पणियां, उसका एक्सप्लेनेशन, ठीक है, ये 12 अंग का और एक्सप्लेनेशन 12 उपंग में दिया गया, ठीक है। तो 12 उपंग भी कब बनाया गया, अगर ये आ जाए तो दूसरी जैन काउंसिल में। अगर आप बोलोगे कि पूरा सर फिर से एक बार बता दीजिएगा, तो मैं पूरा का पूरा आपको बताने के लिए तैयार हूं। मैं एक बार चाहूंगा कि आप हर एक बच्चा जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर कर देगा, ओके, ताकि हम ऐसे ही बहुत सारे जो है आप लोगों के लिए सेशंस करवाता रहूं मैं आप लोगों के लिए, ठीक है। 1000 लाइक से हम लोग बहुत ज्यादा पास में, तो जल्दी जल्दी से सेशन को जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर भी कर देंगे। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज सोमेश्वर हिल लोकेटेड? बिहार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये आप लोग मुझे बताएंगे, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोगों के आंसर आ रहे हैं। सोमेश्वर हिल्स जो है ये आप लोगों को मिलेगा पश्चिमी चंपारण के अंदर में, और पश्चिमी चंपारण की ये सोमेश्वर हिल है, यही सबसे ऊंची चोटी भी है, ठीक है, सोमेश्वर हिल, ओके, बिहार की सबसे ऊंची चोटी है। अब मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं, ठीक है, ये चीज समझिए कि आपको बिहार के किस जिले में सोमेश्वर पहाड़िया है और ये बिहार की सबसे ऊंची चोटी भी है, ये भी मैंने आप लोगों को यहां पर मैं बता दिया, ओके। पश्चिमी चंपारण के अंदर में आप लोगों को मिलेगी, पश्चिमी चंपारण में, ओके। तो आप लोगों को अब मुझे ये बताना है, आप लोगों ने, ठीक है, दो चीजें मैं समझाता हूं आप लोगों को। मैं कल जो है अशोका के इंस्क्रिप्शंस पढ़ रहा था, ठीक है। रोमिला थापर ने बहुत बड़ी बुक लिखी है, उसके अंदर में रोमिला थापर की बुक मेरे को बड़ा इंटरेस्ट आता है, वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है मेरा कि मेरे को बड़ा अच्छा लगता है वो पढ़ने में, ठीक है। तो मैं अशोका के इंस्क्रिप्शंस का पूरा वो पढ़ रहा था कि कौन कौन सी इंस्क्रिप्शंस में क्या क्या लिखा हुआ है। तो बहुत मजेदार लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि मैं अशोका की ईरा में हूं। तो उसमें भी एक चीज थी आपकी पश्चिमी चंपारण के बारे में, याद रखना है आप लोगों ने कि वो रामपुरवा बुल मिला है, बैल रामपुरवा, रामपुरवा, ठीक है। तो वो ना पश्चिमी चंपारण के अंदर में ही है, चंपारण लिख के आता है ना जो कई बार आप लोगों को, रामपुरवा नाम की जो जगह है रामपुरवा, वो पश्चिमी चंपारण में, बेतिया से थोड़ा सा 200 माइल्स की दूरी के ऊपर में, इधर में उत्तर में, रामपुरवा नाम की जगह। वो रामपुरवा बुल या बैल मिला है, पॉलिश्ड एकदम, मतलब चिकना है। अच्छा लगेगा कैसे बोलना, चिकना है बैल, पता नहीं यार लोगों ने ऐसा बना दिया है ना भाषा को भी कि पता नहीं क्या बोले क्या ना बोले, समझ में नहीं आता। नहीं तो पता चले कि बैल चिकना है तो लोग समझेंगे यार बैल को भी चिकना बोल रहे हैं, ठीक है, मतलब एक्चुअल वाला चिकन वो है वो उसको, ठीक है। क्या इसको क्या बोलेंगे अपन, पॉलिश्ड है एकदम, ठीक है, पूरी तरह से एकदम। और कहां पर में है वो, अभी राष्ट्रपति भवन के अंदर में रखा हुआ है वो, ओके। रामपुरवा बैल ये यहीं पे मिला था, रामपुरवा पश्चिमी चंपारण के अंदर में। तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में मिला था ये याद रख लेना आप लोग, ओके। प्रेसिडेंट ऑफिस, राष्ट्रपति भवन के अंदर में रखा हुआ है वो, ओके। सारी नींद खुल गई आप सब लोगों की, हंसने लग गए आप लोग। ओके, मैं दूसरा एक सवाल पूछ रहा था आप लोगों से। सोमेश्वर हिल जो है वो अभी बिहार की सबसे ऊंची चोटी है। आप लोगों को बताना है कि बिहार के अलग होने के पहले बिहार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी, ठीक है। बिहार के अलग होने से पहले बिहार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी,
में अभी भी डिस्ट्रिक्ट है, गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं आप लोग इसको, गिरिडीह। यहां पर में है क्या कोई आप लोगों में से झारखंड से? गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट के अंदर में आपको पारसनाथ हिल्स मिलेंगी, पारसनाथ, ठीक है, हिल्स। ये सबसे ऊंची चोटी थी बिहार की पहले, लेकिन जब झारखंड अलग हुआ सन 2000 में, 15 नवंबर सन 2000 को, तो वो झारखंड की सबसे ऊंची चोटी बन गई और बिहार की सबसे ऊंची चोटी रही सोमेश्वर हिल्स। ठीक है, तो पारसनाथ हिल्स ये याद रखना है आप लोगों ने। ओके, चलो। When and where was the Home Rule League established in बिहार? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। होम रूल लीग, मैं हूँ सर झारखंड में, टेम्पररी रहती हूँ झारखंड में। टेम्पररी रहते हो, चलिए जल्दी जल्दी से। थैंक यू वेरी मच फॉर 1000 प्लस लाइक्स। एक बार हाथ ऊपर कर देंगे फ्रेंड जिन जो ये 1000 बच्चे जिन्होंने अपना योगदान दिया इस सेशन के अंदर में, जल्दी से। और कल सुबह के सेशन के लिए तैयार हो आप लोग, सारी की सारी अपॉइंटमेंट। मुझे रात भर जागना पड़ेगा, मुझे पता है, लेकिन अगर उसमें से 2 क्वेश्चन आकर आप लोग एग्जाम क्लियर कर गए ना, तो मैं समझूंगा कि मेरा जागरण जो है वो सफल हो गया। मैं जागने के लिए, रात भर जागने के लिए तैयार हूं। आप आराम से सोकर उठ जाइए, मैं जाग रहा हूं, आपका है ना यहाँ पर में, ठीक है, जाग रहा हूं मैं, और पूरा का पूरा आपको याद करवाऊंगा, पूरा एआई की मदद से भी आप लोगों को उसको प्रोवाइड करूंगा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। और जो बच्चे एडीओ के कोर्स के अंदर में जुड़ना चाहते हैं उसमें भी हम पूरी मेहनत करेंगे यहाँ पर में, ठीक है। 399 के अंदर में क्रैश कोर्स के अंदर में जुड़ सकते हो, 99 में जो बच्चे ऑलरेडी पेड है, और फुल कोर्स चाहते हो तो 599 में आप जुड़ सकते हो, उसमें आपको कंसेप्ट वाले वीडियो भी मिल जाएंगे। तो बिहार के अंदर में जो है फ्रेंड्स 1916 के अंदर में दिसंबर के महीने में, ठीक है, पटना में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। तो आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? 1916 हो जाएगा, ठीक है, 16 दिसंबर 1916। किसने स्थापना की थी? एक एक करके आप लोग मेरे साथ साथ में आंसर करते जाइए। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बिहार में होम रूल लीग, ठीक है, की स्थापना कब हुई थी? तो 16 दिसंबर 1916 को बांकीपुर पटना में हुई थी। मुझे आप बताइए कि होम रूल लीग जिसकी स्थापना 16 दिसंबर, ठीक है, 1916 को हुई थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? संस्थापक अध्यक्ष कौन थे इसके? आप लोग आंसर करेंगे, जल्दी से आप लोग आंसर करिए। मैं फिर आपसे पूछ रहा हूं कि होम रूल लीग की स्थापना जो बिहार के होम रूल लीग की जो स्थापना हुई थी 16 दिसंबर 1916 को, उसके उपाध्यक्ष कौन थे? तो 2 थे, ठीक है, सरफराज हुसैन खान और पूर्णेंदु नारायण सिन्हा। ठीक है, ये याद रखना आप लोगों ने, पूर्णेंदु नारायण सिन्हा, सरफराज हुसैन खान और पूर्णेंदु नारायण सिन्हा, ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। तो अध्यक्ष कौन थे? मौलाना मजहरुल हक, ठीक है। चलिए ये लीजिए, हमारी टीम के लिए भी एक थम्स अप तो बनता है, टीचिंग परीक्षा की कंटेंट टीम के लिए। मैंने तो आपको ऐसे ही समझाने के लिए बता दिया था, उन्होंने पीछे में क्वेश्चन भी लगा दिया है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? टीआरई का क्वेश्चन। प्लीज टीम एक बार बता दीजिएगा कि कौन से टीआरई के अंदर में आया था ये, ठीक है। टीआरई का क्वेश्चन आप लोगों का, हु इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म, जल्दी से। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव को माना जाता है, ठीक है। इन्हीं को हम जो है फ्रेंड्स आदिनाथ के नाम से भी जानते हैं, आदिनाथ के नाम से भी जानते हैं। हर देखो जैनिज्म में तीर्थंकर है, ये पहचानेंगे कैसे? ठीक है, तो एक मैं आपको बताता हूं, आपके सीधे पैर के अंगूठे के ऊपर में निशान बना हुआ होता है, हर तीर्थंकर के सीधे पैर के अंगूठे पे निशान बना हुआ होता है, ठीक है, राइट पैर के अंगूठे पे। तो आदिनाथ जो थे उनके सीधे पैर के अंगूठे के ऊपर में वृषभ, ठीक है, जिसको आप लोग बैल भी बोलते हो, उसका निशान बना हुआ था, ठीक है। वैसे ही पार्श्वनाथ जो 23वें नंबर के तीर्थंकर थे, उनका था सरपंट या सांप, स्नेक, वो निशान बना हुआ था, ठीक है। अरिष्टनेमी 22वें नंबर के थे, ओके। तो इस तरीके से, और महावीर 24वें नंबर के, उनके पैर पे सिंह का निशान बना हुआ था। जब मैंने पहली बार पढ़ा था ना इसको, आज से कई 100 साल पहले, ठीक है, तो मैंने सबसे पहले अपना अंगूठा चेक किया था, मेरे अंगूठे के ऊपर में तो कोई निशान नहीं बना है, ठीक है, नहीं था। आप लोग भी अपना अपना अंगूठा चेक कर लो भाइयों बहनों, ठीक है, कोई है तो नहीं आप लोगों का पैर के ऊपर में निशान, ओके। तो ये आपका बिहार सीनियर सेकेंडरी टीचर के अंदर में हिस्ट्री में आया था 26 अगस्त 2023 को, शिफ्ट 2 के अंदर में टीम ने लगा दिया है क्या किसी के पैर पे निशान? ऋषभ देव, उनको आदिनाथ भी बोला जाता है, ये याद रखिएगा आप सभी के सभी। त्रिकालदर्शी महापुरुष एक ग्रंथ है जैनिज्म का, ठीक है, त्रिकालदर्शी महापुरुष, उसके अंदर में ये बात लिखी हुई है कि जो भी तीर्थंकर होंगे उनका कोई ना कोई चिन्ह होगा, और वो चिन्ह उनके सीधे पैर के अंगूठे के ऊपर में होगा, ओके। त्रिकालदर्शी महापुरुष के अंदर में लिखी बात है। तो ऋषभ देव या आदिनाथ, उनका वृषभ या बैल जो है उनका था चिन्ह, ये याद रखना है आप लोगों ने पहले। और जो आखिरी तीर्थंकर है महावीर, उनका चिन्ह क्या है आप जल्दी से मुझे बताइए देखकर। लास्ट जो तीर्थंकर है उनके क्या है यहाँ पर में? सर ये निशान कौन बनाता है? नेचर गॉड में तो विश्वास रखते नहीं
जैनिज्म में, ठीक है, क्योंकि उनका मानना है कि ये समाज ये हमेशा से था, ये इनकी जो है पूजा अर्चना या इनको मानते इसलिए है जो भी तीर्थंकार है, क्योंकि उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की है और उन्होंने सही रास्ता दिखाया है जीवन का। ओके, तो ये निशान ऑटोमेटिकली नेचर बना के देता है उनको। 2010 में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस का उद्घाटन किसने किया था? अच्छा चलो, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब से मनाना स्टार्ट किया गया, ये भी क्वेश्चन आप लोगों का क्लियर हो गया। तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है भाइयों? 20, ठीक है, 4 अप्रैल, ओके, को मनाया जाता है आप लोगों का, 24 अप्रैल को। तो आप लोगों को बताना है कि इसका उद्घाटन किसने किया था। तो उस समय के जो प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है, उन्होंने किया था। अच्छा, ये 24 अप्रैल को क्या हुआ था? 24 अप्रैल को 1993 में एक्चुअली जो है पंचायती राज का जो कानून है ना, 73rd नंबर का संविधान संशोधन, वो लागू हुआ था, ठीक है, लागू हुआ था। तो पंचायती राज का कानून जोड़ा गया था 73वें संविधान संशोधन 1992 के जरिए, लेकिन लागू किया गया था इसको 1993 में 24 अप्रैल 1993 को। तो वो 24 अप्रैल जिस दिन लागू किया गया ना, उस दिन की याद के अंदर में जो है 2010 से हमने मनाना स्टार्ट किया पंचायती राज दिवस। मैं आप लोगों से ये जानना चाहता हूं कि पंचायती राज दिवस जब पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को, और 73वें संविधान संशोधन के जरिए इसको संविधान में ऐड किया गया था, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के समय में कौन थे प्राइम मिनिस्टर? एआई भी ये वीडियो देख रहा है आप लोगों के साथ में, ठीक है, एआई भी उसको रिकॉर्ड कर रहा है हर एक चीज को जो भी मैं बोल रहा हूं यहां पर में, ओके। तो ये आप लोगों का हो सकता है कि आपके इसमें पूछ लिया जाए। और मैं आप सभी लोगों से चाहूंगा कि जो भी बच्चे एडीओ की तैयारी कर रहे हैं या चाहते हैं कि आप लोग इसमें जुड़ जाए क्रैश कोर्स में, और जहां हम क्वेश्चन की मदद से कराने वाले हैं, तो आप लोग जुड़ सकते हैं। और जो टीआरई वाले बच्चे हैं जो टीआरई का कोर्स ऑलरेडी ले चुके हैं, वो TRE4 इस कूपन कोड का इस्तेमाल 24 घंटे के अंदर अंदर में कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पे जाके आप लोगों को 199 में मिल जाएगा वो, ओके। तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इसको 2010 में इस दिन को मनाने की घोषणा की थी, उस दिन की याद में। फ्रॉम विच ईयर वॉज द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया? भारत के अंदर में कौन से साल में फॉरेस्ट पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई थी, और वो फॉरेस्ट पॉलिसी अनुसार कितना हमारा टारगेट कितना है, ये भी बता दीजिए आप लोग। जल्दी जल्दी से बताइए, एकदम स्पीड में आप लोगों को आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं आप लोगों से बात करूं यहाँ पर मैं फॉरेस्ट पॉलिसी की, तो फॉरेस्ट पॉलिसी के अनुसार 33% जो है वो बोला गया है कि 33% जो है हमारे पूरे भारत का जो एरिया है उस पर जंगल होने चाहिए, जोग्राफिकल एरिया के, ठीक है। और ये पॉलिसी आई कब थी, ठीक है, जिसको फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया बोला जाता है, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 में आई थी। और इसका टारगेट जो है वो कितना है, ठीक है, टारगेट है 33%, ठीक है, फॉरेस्ट इन दी टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया, ठीक है, 1952 के अंदर में आई थी, ठीक है, ये याद रखेंगे आप लोग, ओके। इस तरीके से सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाला हूं एडीओ के क्रैश कोर्स के अंदर में, हर एक तरीके के कोई भी क्वेश्चन हो, ओके। लिख दो जल्दी से सभी लोग, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस में से एक है ये, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस। बताइए इसका आंसर क्या होगा, पढ़िए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को, क्योंकि ये भी आता है आप लोगों के एग्जाम के अंदर में। ओके, तो जल विद्युत ऊर्जा कुल उत्पादित बिजली का लगभग कितना है, ठीक है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, ये 63वीं बीपीएससी के अंदर में, एस्टेट टीजीटी के अंदर में भी आया हुआ आप लोगों का, इसको याद रखना आप लोगों ने, 22% है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, प्लीज याद रखिए आप इस पर्टिकुलर पॉइंट को, ओके, 22%, ओके, ये याद रखेंगे आप सभी, एग्जाम के अंदर में इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। तो प्लीज एक बार जल्दी जल्दी से लिखिए आप लोग यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर।
चलिए, तो आप लोगों ने जो है फ्रेंड्स ये आंसर लगा दिया यहाँ पर में, ऐसे ही आप लोग आंसर्स जो है वो कंटिन्यूअसली लगाते रहिए, ठीक है। मैं तब तक आप लोगों को एक चीज यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि आप जो है इसको, ताकि आप लोग इसको याद रख सके, भारत के अंदर में जो है हम लोगों ने कार्बन न्यूट्रल का टारगेट कब तक का रखा हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो भारत के अंदर में हम लोगों ने कार्बन न्यूट्रल होने का जो टारगेट रखा हुआ है वो रखा हुआ है हम लोगों ने 2070 तक का, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि हम लोग 2070 तक कार्बन न्यूट्रल होना चाहते हैं, तो हमें ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और जो सोलर एनर्जी है उसको बढ़ाना पड़ेगा, तभी जाकर वो सारी चीजें संभव हो पाएंगी। और अभी भी हम लोग देखिए 22-23% इस पे अटके हुए हैं, तो कैसे हम लोग फिर वहां पर में आगे बढ़ेंगे, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल जो है वो उत्पन्न होता है यहाँ पर में, ठीक है। तो जब हमने टारगेट रखा है तो उसके लिए जल्द से जल्द हमें कोशिश करनी पड़ेगी कि ज्यादा से ज्यादा हम लोग इसको वो करें। ओके, चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों के इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करिए जल्दी से। जी, ये बिहार पुलिस एसआई मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, और इसको भी हम लोग एईडीओ के आपके जो क्रैश कोर्स है उसके अंदर में हम लोग करने वाले हैं सारा का सारा आपका, क्योंकि क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग पूरी रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आप लोग देखिए कि आपसे बोला गया है कि दुर्गावती जलप्रपात कहाँ पर में लोकेटेड है, ठीक है। इसका आंसर देखने से पहले मैं आप लोगों को ये एक इमेज दिखाना चाहूंगा। मेरे साथ साथ में आप लोग रिवाइज करने के लिए तैयार हो क्या? अगर हाँ तो मुझे बताइए जल्दी जल्दी से, फिर हम लोग इसकी जो है वो रिवीजन करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप लोगों से काकोलत जलप्रपात बोल दिया जाए, कहां पर में है काकोलत जलप्रपात? सभी लोग मेरे साथ साथ में रिवाइज करिए। काकोलत जलप्रपात नवादा के अंदर में है, ठीक है, नवादा काकोलत जलप्रपात, ठीक है। सबसे ऊंचा जलप्रपात है दुर्गावती जलप्रपात, जो कि रोहतास के अंदर में मिलेगा आप लोगों को, दुर्गावती जलप्रपात। एक है कर्मनाशा जलप्रपात, कर्मनाशा नदी के ऊपर में बक्सर जिले के अंदर में लोकेटेड है कर्मनाशा, ठीक है। धुआं कुंड जलप्रपात जो है फ्रेंड्स, ये आपको रोहतास में मिलेगा, रोहतास के सासाराम में, ठीक है। वही आपको मंझर कुंड जलप्रपात भी मिलेगा उससे थोड़ी दूर के ऊपर में, सासाराम के अंदर में ही। तुतला भवानी जलप्रपात भी सासाराम के अंदर में ही है। तो धुआं कुंड जलप्रपात, मंझर कुंड और तुतला भवानी, एक बार प्लीज ये तीनों के तीनों लिख दीजिए ताकि आप लोगों को याद हो जाए, ठीक है, कि सासाराम के अंदर में है, तीनों के तीनों रोहतास सासाराम के अंदर में। धुआं कुंड जलप्रपात, मंझर कुंड जलप्रपात, तुतला भवानी जलप्रपात, ये तुतला भवानी पूछा जाता है एग्जाम के अंदर में आप लोगों से, ठीक है। और एक पूछा जाता है तेलहर कुंड जलप्रपात, जो कैमूर के अंदर में लोकेटेड है, ठीक है, कैमूर में। तो आपसे अगर पूछ लिया जाए कि दुर्गावती जलप्रपात कहां पर में, तो आपका आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए, कौन से जिले के अंदर में है दुर्गावती जलप्रपात? ओके, चलिए आप लोगों ने ये सारे के सारे लिख दिए कमेंट के अंदर में, लिख दिया आप सभी लोगों ने। चलिए अब मेरे आप लोगों को टारगेट देता हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग लगाइए जल्दी से। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हर बच्चा लगाएगा, तभी जाके मुझे समझ में आएगा कि जी आप लोग जो है यहाँ पर में अच्छे से इसको पढ़ रहे हो। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोगों के आंसर्स आ गए फ्रेंड्स। तो आंसर एक्चुअल में क्या होगा? दुर्गावती जलप्रपात जो है वो रोहतास के अंदर में है, ठीक है। और ऑप्शन में नहीं दिया, इसी वजह से नन ऑफ द अबव आप लोगों ने आंसर लगाना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस करना वही आपका सीक्रेट है एग्जाम क्लियर करने का। और टीचिंग परीक्षा इस चीज का पूरा ध्यान रखता है आप लोगों का, कि इस तरह के क्वेश्चंस आपको बार बार करवाए जाए, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी इमेज भी आप लोगों को मिल जाएंगी टीचिंग परीक्षा के कोर्स के अंदर में। कल सुबह 7 बजे आप लोगों को सारी अपॉइंटमेंट्स में करवाने वाला हूं, ठीक है, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स पूरी 2025 की, ठीक है, पूरी की पूरी। तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा आप सभी के सभी। अलार्म लगा के रख लीजिए सुबह 7 बजे का, 6:45 का लगा के रख लीजिए, ताकि आप लोग लघु शंका वगैरह या बड़ी शंका भी जो है करके आ जाए आप लोग आराम से। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंग अनुपात दर्ज किया गया है? सीटेट कब होगा सर? सीटेट जो है आपका 8 फरवरी 2026 को होगा।
बहुत बढ़िया। देखिए आप लोगों के आंसर्स कंटिन्यूअसली आप लोग आंसर्स कर रहे हो फ्रेंड्स यहाँ पर में, ठीक है। हाईएस्ट सेक्स रेशियो जो है आप लोगों को कहां पर में मिलता है? गोपालगंज के अंदर में। देखिए सेक्स रेशियो का मतलब होता है कि हर 1000 लड़कों के मुकाबले में कितनी लड़कियां मौजूद है, ठीक है, हर 1000 लड़कों के मुकाबले में। तो वैसे तो हमारे पूरे भारत के अंदर में ही सेक्स रेशियो जो है वो जनरली आप लोगों को कम देखने के लिए मिलता है, ठीक है, लेकिन गोपालगंज एक ऐसा जिला है जहां पर में हर 1000 लड़कों के मुकाबले में 1021 लड़कियां हैं। अकेला ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहां पर में 1000 के पार है। और सबसे कम वाला कौन सा है ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, तभी इस क्वेश्चन का 1 नंबर आप लोग काउंट करिएगा। अगर आप ये आंसर कर पाए कि सबसे कम कहां पर में है तो ठीक है। टीम प्लीज एक बार बच्चों के कमेंट्स जो है वो आंसर्स भी दिखाते रहिएगा, ठीक है। मैं देखना चाहूंगा कि कितने बच्चे आंसर कर रहे हैं, मैं देखने की कोशिश भी करूँ, कमेंट्स मुझे दिखते रहे ताकि। जी हाँ, बहुत बढ़िया, आपके आंसर सारे। और जो बच्चे पूछ रहे हैं कि सर कैसे जो है हम लोग जुड़ सकते हैं कोर्स के अंदर में, मैं आपको बता दूं कि आप सभी लोगों के लिए जो एईडीओ का क्रैश कोर्स है वो 399 में हम क्रैश कोर्स विद एमसीक्यूज करने वाले हैं, ठीक है। अगर आप जो है ऑलरेडी फुल कोर्स में जुड़े हुए हो तो केवल 99 में आपको मिल जाएगा। अगर आप टीआरई का कोर्स ले चुके हो तो TRE4 इस कूपन कोड को इस्तेमाल कर लीजिएगा अगले 24 घंटे के अंदर अंदर, विद इन 24 आवर्स, ठीक है। तो आपको 399 के बदले में 199 में मिल जाएगा। जो बच्चे ऑलरेडी ले चुके हैं, ठीक है, सुबह से, तो उनको टीपी कॉइन्स के बदले में वो कोर्स आपके अमाउंट रिफंड हो जाएंगे, 200 रुपए आपके जो एक्स्ट्रा आपने दिए वो। तो मैंने आप लोगों से पूछा कि सबसे कम कहां पर में है, ठीक है, तो ये भी आप लोगों ने याद रखना है। अगर मान लीजिए कि एग्जाम के अंदर में आप लोगों से आ जाता है, तो दोनों के दोनों मुंगेर में सबसे कम और गोपालगंज के अंदर में सबसे ज्यादा, ठीक है। दोनों पॉइंट्स एक बार लिख लीजिए कमेंट के अंदर में, जल्दी जल्दी से दोनों के दोनों लिख दो आप लोग। 1250 लाइक्स हम लोगों ने कर लिए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। 1500 लाइक्स के हम लोग क्लोज पहुंचते जा रहे हैं, तो सेशन को लाइक भी जरूर कर देंगे सभी लोग, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। चलिए, तो ये पहले जो है एटलीस्ट 3 आप लोग लिख लीजिए, पहले 3, फर्स्ट 3। मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को यहां पर मैं जो है वो देना चाहूंगा, जो कि मैं कल जो आपकी नेक्स्ट क्लास रहेंगी उसके अंदर में हम लोग इसको जो करेंगे, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसका आंसर करोगे, और इसी तरीके के क्वेश्चन सारे के सारे हम लोग आपके करने भी वाले हैं आपके क्रैश कोर्स के अंदर में भी और सारी जगहों के ऊपर में, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में बाल लिंग अनुपात कितना है, ये आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन है जो आप लोग कमेंट के अंदर में आंसर करोगे, ठीक है। बिहार में बाल लिंग अनुपात कितना है, ये आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन है। एईडीओ का कोर्स कैसे परचेस कर सकते हैं? बिल्कुल सिंपल सा है आपका। एक तो टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पे चले जाइए आप, ठीक है, वहां से आप लोगों को मिल जाएगा, या फिर नीचे में जो नंबर चल रहा है उस पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर दीजिए, या नीचे में लिंक्स भी दी गई है आप लोगों के। सिंपल सी बात है, आप लोगों का बहुत आसानी से आप लोग उसके अंदर में कर पाओगे, ठीक है। आपका नंबर भी एक बार दिखा दीजिएगा टीम प्लीज। आप अगर कॉल ना लगे आपसे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ट्राई करोगे, तो आप जो है क्या कर सकते हो, आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोगों को वहां से मिल जाएगा, ओके। ये नंबर आप लोग देख सकते हो। Sir, the way you teach is very commendable. If you have a teacher like you, then the child does not need to take tension. बिल्कुल आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, हम है ना, ठीक है, संभाल लेंगे, टेंशन नहीं लेना है आपने। तो जो भी बच्चे जुड़ना चाहते हो वो नीचे में नंबर दिया हुआ है उसके ऊपर में जुड़ सकते हो, और इसका आंसर आप लोग कमेंट के अंदर में बताएंगे सारे के सारे लोग, ठीक है। ओके, एलटी ग्रेड का भी आप लोगों को वहीं पे टीचिंग परीक्षा के ऐप के अंदर में मिल जाएगा आप लोगों को, ओके। बाकी जो TRE4 वाले बच्चे जो लोग ले चुके हैं वो TRE4 इस कूपन कोड का इस्तेमाल कर लीजिएगा, ओके। चलो, थैंक यू वेरी मच। क्या ये क्लास को कंटिन्यू करना है कल भी? मुझे कमेंट में बताइए। क्या हर एक बच्चा मुझे कमेंट के अंदर में बता सकता है, ठीक है? क्या हर एक बच्चा ये मुझे बता सकता है कि जी ये क्लास को कंटिन्यू करना है या नहीं? अगर आप बोलते हो कंटिन्यू करना है तो मैं बिल्कुल आप लोगों के लिए जो है इस तरीके से क्लासेस कंटिन्यू करूंगा रात में भी, ताकि आप लोगों को मिल जाए, ओके। सर एआई क्लास 99 वाले के बारे में भी बता दीजिए। देखिए
99 में जो बच्चे ऑलरेडी फुल कोर्स ले चुके हैं उन लोगों के लिए क्रैश कोर्स हमने बहुत कम में रख दिया, 99 मतलब केवल 25% के ऊपर में। ओके, क्योंकि एआई का खर्च बहुत ज्यादा आ रहा है। और ये वाली जो क्लास है, ये वाली क्लास आप लोगों को क्या होगा, ये वाली क्लास एआई की मदद से आप सभी लोगों के लिए उपलब्ध करा दी जाएंगी। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, अराउंड 30 मिनट्स के बाद में आप टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पे चले जाइएगा, टीचिंग परीक्षा के ऐप पर, टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन पर, चाहे टीआरई का कोर्स हो, चाहे एडीओ का कोई भी कोर्स हो, ठीक है, उसमें चले जाइएगा आप। हम कंटेंट में सबसे ऊपर में एक लिंक दे देंगे आज की तारीख के साथ में, ठीक है, उसके अंदर में जाना है आपने, उस लिंक पर क्लिक करना है। एक असिस्टेंट आपका इंतजार कर रहा होगा, आपका एआई असिस्टेंट, टीचिंग परीक्षा एआई असिस्टेंट आपका इंतजार कर रहा होगा, ठीक है, आधे घंटे बाद, क्योंकि आधा घंटा यूट्यूब को इसको प्रोसेस करने में लग जाएगा इस वीडियो को, ठीक है। तो वहां पर में एआई असिस्टेंट आपको मिलेगा और ठीक है, उसमें कर सकते हो बिल्कुल। तो एआई आपको बोल रहा है यहाँ पर में आओ कभी हवेली पर, तो चले जाना हवेली पे, ठीक है। सर 72वीं बीपीएससी का बैच भी लेकर आइए, बिल्कुल। जो है आप लोगों के में से बहुत सारे बच्चों की डिमांड आ रही है उसके ऊपर में भी काम करेंगे, बहुत हम लोग मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, और आगे भी इसी तरीके से करते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू अजमल, थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों का। मिलते हैं हमारे क्लासेस के अंदर में बाकी के, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। और जो बच्चे अभी भी नंबर मांग रहे हैं सर कैसे ज्वाइन करें, मैं फिर से बता दूं, ठीक है। टारगेट बैच देखिए, वो एडीओ का टारगेट बैच आपका ऑलरेडी कल से स्टार्ट होने वाला है, आप लोगों का क्रैश कोर्स कल से, ठीक है। तो ये नंबर आप लोगों को दिख रहा होगा, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, नंबर आप लोगों को दिखाई दे रहा है। ओके, थैंक यू। और कल सुबह 7 बजे आ जाना है, 7 बजे का अलार्म लगा लो अभी के अभी, ठीक है, 7 बजे का अलार्म सभी बच्चे लगा लेंगे, अभी के अभी लगा लीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय।